स्टार न्यूज में हूं आपके साथ तुलिका सिंह। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने आगामी 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि देने की घोषणा की है। यह धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों को बताया कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण व सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने लगातार किसानों की सामाजिक व आर्थिक हालात में सुधार किए हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस 25 दिसंबर को 9 करोड़ रुपए किसानों को मात्र 2 घंटे के भीतर 18,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। आगामी 25 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा और इसमें ब्लॉक स्तर पर किसानों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। देश भर में प्रत्येक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्रियों व अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री 6 राज्यों के 6 किसान से संवाद भी करेंगे। इसके लिए राज्य सरकारों से नए नाम मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि सुशासन दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 2 करोड़ किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान होता है। प्रधानमंत्री किसान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ 4 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है। इसमें 10 करोड़ 60 लाख किसानों को 96,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। शेष किसानों को यह राशि तकनीकी अथवा प्रशासनिक बाधाओं के कारण नहीं दी जा सकेगी। देश में 14 करोड़ ऐसे किसान हैं जो कि इस योजना के पात्र हो सकते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के सवाल पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द कर लिया जाएगा। सरकार किसी के भी साथ चर्चा के लिए तैयार है। कोई भी कानून अथवा नीति किसानों संगठनों, विशेषज्ञों व अन्य हितधारकों के सुझाव के आधार पर तैयारी की जाती है। इसमें निरंतर सुधार होता रहता है। सिकोन संगठनों के सरकार ने प्रस्ताव भेजा है और उनके जवाब के इंतजार में किसान संगठन जब भी और जहां भी बातचीत का समय तय करेंगे, सरकार उनके साथ सीधा संवाद करेगी। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने आगामी 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि देने की घोषणा की है। धनराशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों को मोदी सरकार किसान के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने लगातार किसानों के सामाजिक व आर्थिक हालत में सुधार किए हैं और आगे भी यह प्रक्रिया जारी रहेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस मतलब 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों को मात्र 2 घंटे के भीतर 18,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। आगामी 25 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा और इसमें ब्लॉक स्तर पर किसानों को जोड़ने का प्रयास भी चल रहा है। देश भर में प्रत्येक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री व अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री 6 राज्यों के 6 किसानों से संवाद करेंगे। इसके लिए राज्य सरकारों से नए नाम मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 2 करोड़ किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान होता है। प्रधानमंत्री किसान निधि के अंतर्गत 11 करोड़ 4 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया। इसमें 10 करोड़ 59 लाख किसानों को 96,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। शेष किसानों को यह राशि तकनीकी अथवा प्रशासनिक बाधाओं के कारण नहीं दी जा सकेगी। वहीं 14 करोड़ ऐसे किसान हैं जो कि इस योजना के पात्र हो सकते हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के सवाल पर
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान जल्द कर लिया जाना चाहिए। सरकार किसी के भी साथ चर्चा का लिए तैयार है। कोई भी कानून अथवा नीति किसान संगठन, विशेषज्ञ व अन्य हितधारकों के सुझाव के आधार पर तैयारी की जाती है, जिसमें निरंतर सुधार होता है। किसान संगठन को सरकार ने प्रस्ताव भेजा है, उनके जवाब के इंतजार में है। किसान संगठन जब भी और जहां भी बातचीत का समय तय करेंगे, सरकार उनके साथ सीधा संवाद करेगी। बीते दिनों से किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं। वहीं उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर नया प्रस्ताव देने की बात कही, जिस पर विचार किया जाएगा। किसानों की सबसे बड़ी मांग अभी तीनों कानूनों की वापसी की है। किसानों का ये फैसला तब आया जब 25 दिसंबर को पीएम मोदी हजारों किसानों से संवाद करेंगे और उनके खाते में कृषि सम्मान निधि योजना की किस्त भेजेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। उनके साथ विपक्ष के अन्य नेता भी वहीं शामिल होंगे। गुरुवार को राहुल की अगुवाई में एक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें विपक्ष के सांसद, जिसके बाद करीब 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला पत्र राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। कानून वापसी की अपील होगी। ये मुलाकात सुबह करीब 11:30 पर होगी। किसानों के आंदोलन के बीच आज किसान सेना के समर्थक और किसान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। किसान सेना नए कृषि कानूनों पर अपना समर्थन देगी। वहीं किसानों के द्वारा आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। किसान नेता दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आंदोलन का कारण बताएंगे। किसान मोर्चा की ओर से अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा, ताकि अगर लोगों के कुछ सवाल हों तो वो जवाब दे सकें। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि सभी निगरीय निकाय पर चुनावी बिगुल फेंकने की बजाय पार्टी इसकी शुरुआत चुनिंदा शहरों से करेगी। AIMIM के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नईम अंसारी ने कहा कि हैदराबाद से पार्टी के पर्यवेक्षक इन दिनों मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इंटरनल सर्वे कर रहे हैं। अभी तक रतलाम, इंदौर, खरगोन और बुरहानपुर में सर्वे हो चुका है। नईम अंसारी के मुताबिक AIMIM के मध्य प्रदेश प्रभारी सैयद मिन्हाजुद्दीन दौरे पर हैं और फिलहाल इंदौर, रतलाम, जावरा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और जबलपुर में सर्वे किया जाएगा और इन शहरों पर पार्टी का निकाय चुनाव को लेकर फोकस रहेगा। लेकिन सर्वे के बाद रिपोर्ट हैदराबाद पहुंचाने के बाद पार्टी आला कमान तय करेगी। इन्हीं 6 शहरों में निकाय चुनाव लड़ना है और यहाँ भी शहरों में चुनाव लड़ा जा सकता है। अभी तक AIMIM ने मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं लड़ा और यदि निकाय चुनाव में AIMIM उम्मीदवार उतारती है तो इसे मध्य प्रदेश में उसकी चुनावी यात्रा का आगाज माना जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में हमेशा से बीजेपी का दबदबा रहता है और पिछले निकाय चुनाव में भी सभी मेयर पदों पर भाजपा का कब्जा हुआ था। लेकिन हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में AIMIM को उसके ही गढ़ में भाजपा ने चुनौती दे दी थी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी क्या भाजपा को उसके गढ़ में चुनौती देंगे या नहीं। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल AIMIM अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि सभी नगरीय निकाय पर चुनावी बिगुल फूंकने की बजाय पार्टी इसकी शुरुआत चुनिंदा शहरों से करेगी। AIMIM के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नईम अंसारी ने कहा कि हैदराबाद से पार्टी के पर्यवेक्षक इन दिनों मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में इंटरनल सर्वे कर रहे हैं। अभी तक रतलाम, इंदौर, खरगोन और बुरहानपुर में सर्वे हो चुका है। नईम अंसारी के मुताबिक AIMIM के मध्य प्रदेश प्रभारी सैयद मिन्हाजुद्दीन दौरे पर हैं और फिलहाल इंदौर, रतलाम, जावरा, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और जबलपुर में सर्वे किया जाएगा और इन शहरों पर पार्टी का निकाय चुनाव लेकर फोकस रहेगा।
लेकिन सर्वे के बाद रिपोर्ट हैदराबाद पहुंचने के बाद पार्टी आला कमान तय करेगा कि इन्हीं 6 शहरों में ही निकाय चुनाव लड़ना है या और भी शहरों में चुनाव लड़ा जा सकता है। अभी तक एआईएमएम ने मध्य प्रदेश में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा और यदि निकाय चुनाव में एआईएमएम उम्मीदवार उतारती है तो इसे मध्य प्रदेश में उसकी चुनावी यात्रा का आगाज भी माना जा सकता है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में हमेशा से ही बीजेपी का दबदबा रहा है और पिछले निकाय चुनाव में भी सभी मेयर पदों पर भाजपा का ही कब्जा था, लेकिन हाल ही में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में एआईएमआईएम को उसके ही गढ़ में भाजपा ने चुनौती दे दी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी क्या भाजपा को उसके गढ़ में चुनौती देंगी या नहीं। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन करीब 11 बजे होगा। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, पिछले कुछ वक्त में ये दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से जुड़े किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बंगाल की दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया था। बंगाल में मई 2021 के आसपास चुनाव होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के बीच राजनीतिक जंग जारी है। बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल का दौरा किया था और टीएमसी पर हमला बोला था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनवरी में बंगाल का दौरा करने वाले हैं, जहां उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। वहीं गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद भी तृणमूल कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस विश्व भारती यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल लगातार जारी है। उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन करीब 11 बजे होगा। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहेंगे। पिछले कुछ वक्त में दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से जुड़े किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने बंगाल की दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया था। वहीं बंगाल में मई 2021 के आसपास चुनाव होना है। उससे पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक जंग जारी है। बीते दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे और टीएमसी पर हमला बोला था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनवरी में भी बंगाल का दौरा करने वाले हैं, जहां उन्हें एक जनसभा को संबोधित करना है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद तृणमूल कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने एचआईएमएम हेल्थ कार्ड और हेल्थ हेल्पलाइन को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। विभागीय अधिकारियों ने सीएम को बताया कि वेंडर का चयन फरवरी 2021 तक कर लिया जाएगा और अगस्त तक इसे लागू कर दिया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए कि हेल्थ कार्ड के टेंडर को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए और फरवरी 2021 तक वेंडर का चयन कर लिया जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि इन कार्डों का वितरण जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। बैठक में अधिकारियों ने HIMS लागू करने और ई हेल्थ कार्ड जारी करने को लेकर प्रेजेंटेशन दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों के स्वास्थ्य के डेटा को एकत्रित करने के लिए वेब पोर्टल व मोबाइल ऐप जैसी सुविधाएं लॉन्च की जाएंगी। दिल्ली सरकार की मंशा है कि HIMS को अगस्त 2021 तक दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू कर दिया जाए। मरीजों की देखभाल की सभी सेवाएं जैसे अस्पताल प्रशासन, बजट और योजना आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बैंक और सेवा और प्रक्रियाओं को इस सिस्टम के अंदर लाया जाएगा। ई हेल्थ कार्ड सिस्टम के माध्यम से जारी किए जाएंगे और एक्सेस के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। डोर टू डोर सत्यापन कर भौतिक कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह पूरा सिस्टम डिजिटल और क्लाउड पर आधारित होगा। इससे दिल्ली के लोगों को एक छत के नीचे सभी जानकारी प्राप्त करने के आपातकालीन मामलों में मदद मिल सकेगी। HIMS लागू होने के बाद दिल्ली देश का एकमात्र राज्य बन गया है जहां क्लाउड आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली होगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया
कि HIMS के प्री बिड कॉन्फ्रेंस के करीब 46 कंपनियों ने भाग लिया, जबकि 37 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई। साथ ही 25 कंपनियों ने RFP की खरीद की है, जबकि कुछ और कंपनियां प्रक्रिया में हैं। इसके तहत वोटर आईडी और जनसंख्या रजिस्ट्री के आधार पर दिल्ली के सभी निवासियों को QR कोड आधारित ई-हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे प्रत्येक मरीज की जनसंख्यिक और बुनियादी क्लिनिकल जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। सभी पात्रों को स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए ई-हेल्थ कार्ड के माध्यम से पूरे परिवार की मैपिंग की जाएगी। वहीं निर्बाध सूचना आदान प्रदान के लिए दिल्ली HISS के साथ एकीकरण किया जाएगा। इस स्कीम को लागू दो स्तर पर केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित होंगे। पहले स्तर में कॉल सेंटर ऑपरेटर लोगों के कॉल और मैसेज भेजेंगे। CRM को लॉग इन करके इसका आकलन करते हुए उसका समाधान कराएंगे और संबंधित उपलब्ध हेल्थ केयर स्टाफ को बताएंगे। ऑपरेटर कॉल करने वालों को संबंधित जानकारी देंगे और अंत में उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी। वहीं दूसरे स्तर में दिल्ली सरकार के डॉक्टर और विशेषज्ञ कॉल और संदेश को प्राप्त करते हुए मरीज को मिलने का समय देंगे। यदि केस इमरजेंसी है तो उनके कॉल का तत्काल स्वीकार किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से पूरी दुनिया खौफ में है। इस बीच ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव मैट हैनकॉक ने बुधवार को कहा कि दक्षिण अफ्रीका से यात्रा कराए कुछ लोगों ने संपर्क में आने वाले में कोरोना वायरस के एक और नए वेरिएंट का पता चला है, जिसके बाद पिछले 2 हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले सभी लोगों को खुद को आइसोलेट करने के लिए कहा गया। यानी कि ब्रिटेन में कोरोना के बेहद तेजी से फैलने वाले नए स्ट्रेन के बाद अब वहां वायरस का एक और नया स्ट्रेन सामने आया है, जो कि बहुत ही संक्रामक है। अभी तक इस नए स्ट्रेन के 2 मामले सामने आए हैं। मालूम हो कि 2 कोरोना के नए वेरिएंट ने ब्रिटेन में जैसे नुकसान पहुंचाया है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में भी बीमारी को तेजी से फैला रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शायद इसीलिए देश को कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ रहा है। कहा तो यहां तक गया कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन पहले के वायरस के मुकाबले 70% अधिक तेजी से फैलता है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि वायरस का एक नया जेनेटिक म्यूटेशन पाया गया है और हो सकता है कि हाल ही में संक्रमण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो। दरअसल ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि उसे कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है और ये नया स्ट्रेन भी बेहद संक्रामक है। हैनकॉक ने कहा, दक्षिण अफ्रीकियों की प्रभावशाली जीनोमिक क्षमता की बदौलत हमें ब्रिटेन में कोरोना वायरस के एक और नए वेरिएंट के 2 मामलों का पता चला है। उनके मुताबिक नए वेरिएंट के दोनों मामले उन लोगों के संपर्क में आने से आए हैं जो दोनों पिछले कुछ हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की थी। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ब्रिटेन में पाबंदियां लगा गई हैं, जिसके चलते विपक्ष ने बोरिस जॉनसन सरकार पर निशाना साधा। लेबर पार्टी ने कहा कि बोरिस काफी समय से कोरोना महामारी की आड़ में छुप रहे हैं। सरकार को वैज्ञानिक तरीके से पाबंदियां लगानी चाहिए, ना कि अपनी कमियां छिपाने के मकसद से पाबंदी लगाई जाए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।